जहां आज तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चौथे चरण को लेकर अब दिग्गज जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी लगातार मौजूद हैं, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेन्द्र जी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने ब्रेक से पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हिजाब पहने हुए कुछ महिलाएं नजर आ रही थी। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाएं एक लंबी कतार में खड़ी हुई थी। तो उसे देखकर, उस तस्वीर को देखकर मेरे मन में एक सवाल आ गया। मैंने सोचा उस पर ही आपसे जवाब ले लेती हूँ। हिजाब का भी मुद्दा जो था वो बड़ी जोर शोर से भले ही कर्नाटक में उठा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उसका असर जो है वो देखने को हमें मिला है। कई नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। क्या लगता है कि क्या जो हर बार चुनाव से पहले होता है, राजनीति को धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश राजनीतिक दल करते हुए नजर आते हैं, वो रंग क्या इस बार वोटर्स पर चढ़ा है? नहीं, जिनकी आप बात कर रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देने वाले नहीं है, तो तय है, शाश्वत है पहले से। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि उन्हें 5%, 7% वोट, 10% वोट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक वाले मसले पर मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी मुक्ति दिला दी है। एक्चुअली में क्या है कि जब इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि वो परसेप्शन की राजनीति में, परसेप्शन में पीछे जा रही है, तब वो कभी हिजाब ले आई, कभी जिन्ना ले आई, कभी आतंकवादी ले आई। और अभी प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था कि कानपुर में वोट पड़ रहे हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हरदोई है, वहां प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। फरक्काबाद से हरदोई 70-80 किलोमीटर है जहां वोट पड़ रहे हैं। कन्नौज से 70-60 किलोमीटर है, वहां प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। तो ये स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे थे बीजेपी की, इस स्ट्रेटजी के साथ वो काम कर रहे हैं। उनके भाषण चल रहे हैं, योगी का भाषण चल रहा है, वो लखीमपुर से ऐलान कर रहे हैं कि भाई आप वोट डालिए और इनको भगाइए और ऐसे लोगों को करिए। और यहाँ जो विपक्ष बात करता है, ईवीएम में घपले की बात करता है, यह कहता कि बहुत बड़ा तंत्र है बीजेपी का, वो करता भी बहुत नहीं दिखता। लेकिन जो आपका सवाल हिजाब वाला है, तो निश्चित तौर पर वो टाइमिंग को देखकर, जो दूसरा चरण था या तीसरे चरण के पहले, दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट था हिजाब की दृष्टि से, जिन्ना की दृष्टि से। बड़ी आबादी मुसलमानों की 34 से 40% आबादी वाले इलाकों में जो दूसरे चरण में वोट पड़े थे, उस दौरान हिजाब को लाया गया। लेकिन आप चूंकि हिजाब का मुद्दा उठ गया, इसलिए आपने जो बुर्का नसी, पर्दा नसी या हिजाब पहने महिलाएं, बच्चियां जो वोट डाल रही थी, तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया। क्योंकि जो ये माइंड गेम है ना, वो हमको, आपको, किसी को प्रभावित हुए बिना छोड़ता नहीं है। तो दिखा, लेकिन मुझे बिल्कुल एज यूजुअल दिख रहा, क्योंकि मैंने अयोध्या में बाबरी ध्वंस के बाद भी हमने वो चुनाव देखा, किस तरीके से रिएक्शन था। आज का भी चुनाव देख रहा हूं, तो नेताओं के लिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस क्लास के लिए बात की गई कि हिजाब को लेकर, वो क्लास वैसे ही वोट डाल रहा, जो पार्टी उनको पसंद है उसी को वोट डाल रहा है। दूसरे ऐसा देखकर चूंकि मुद्दा आ गया है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन जो हिजाब वगैरह का मुद्दा है, वो शहरों में थोड़ा बहुत असर कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन गाँवों में ये सब नहीं चल रहा है। गाँवों में बुल और बुलडोजर 2 मुद्दे हैं जी। जो मैं सुबह से इस बात को कह रहा हूं। हाँ। मेरे मन में ये बात बार बार है कि चूंकि बुल और बुलडोजर, सांड, आवारा जानवर और बुलडोजर, ये मुद्दे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनसे हम मुक्ति दिलाएंगे आवारा जानवरों से, इसके लिए बाकायदे हम व्यवस्था करेंगे। और जो सांड ने जिनको पटक कर मार डाला, जिनकी मौतें हो गई इन आवारा जानवरों से, उनको बिना किसी सर्टिफिकेट के हम 5 लाख रुपया देंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई। दूसरी तरफ योगी अपनी कानून व्यवस्था की पराकाष्ठा, जो वो कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था पराकाष्ठा की परम गति को प्राप्त हो गई है। पहले अगर कानून व्यवस्था के रूप में अगर किसी को जाना जाता था तो वो मायावती थी, उससे पहले कल्याण सिंह जी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ मायावती और कल्याण सिंह से भी काफी आगे निकल गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कल्याण सिंह के बेटे खुद कह चुके हैं। कल्याण सिंह के बेटे सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि योगी जी हमारे बाबूजी से भी ज्यादा सख्त प्रशासक हैं। तो योगी बार बार बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बार बार बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज जब वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाई क्या वो बुलडोजर उन पर भी चलवाएंगे जिनसे मिलने के लिए बनारस जेल चले गए तो वहां काजू और इत्यादि दिखाया था। अखिलेश ने उनका नाम नहीं खोला, और पत्रकारों से ही पूछ दिया कि भाई बताओ उनका, आप लोग तो जानते हो उनका नाम। हाँ। उनका इशारा माफिया ब्रजेश सिंह की तरफ था, जो ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के तमाम सीटों पर असर डालते हैं। और ब्रजेश सिंह के भतीजे, सगे भतीजे सुशील सिंह
चंदौली की जो शहीद राजा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। तो ये इशारा अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने इधर आपने देखिए वार किया, मोदी ने तुरंत यहां पलटवार किया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई ये परिवारवादी हैं। अब एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ दी, वो कह रहे हैं परिवारवादी हैं। हाँ। ये किसी जाति और धर्म के नहीं हो सकते। अब बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ओबीसी की गोलबंदी समाजवादी पार्टी की तरफ ना हो जाए, तो बार बार कह रहे हैं भैया इनको अपनी जाति का मत मानो, ये सिर्फ परिवार का पेट बढ़ते हैं। बिल्कुल, यानी लगातार। और मोदी जी बेबस जैसे सभा में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को एक बेबस दिखाया कि अरे भाइयों मुझे 2017 तक इन्होंने बिल्कुल काम नहीं करने दिया, मुझे त्राही त्राही कर दिया। ये संभव है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हो, तो क्या किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री की मजाल है कि उसको काम नहीं करने देगा? लेकिन आप देखिए मोदी कैसा परसेप्शन बनाते हैं। उनके बड़े से बड़े शीर्षस्थ नेता भी ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, वो गोबर की बात करते हैं, गोधन की बात करते हैं। कल उन्होंने गोबर से सीएनजी तैयार करने वाले प्लांट का लोकार्पण दिल्ली से बैठकर रिमोट से किया। वो प्लांट इंदौर में लगा, यूपी में नहीं लगा, लेकिन निशाना यूपी था। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से एक कॉपी की, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है, तो वहां किसान गोबर एकत्र करने के चक्कर में वहां जो पशु है, वो आवारा पशु है, उसको वो काबू में है। और उन्होंने यही बात यहां पर कही कि भाई हम कुछ व्यवस्था करेंगे, हम गोधन योजना लाएंगे। कानपुर देहात की एक जनसभा में मोदी इस बात को कह गए हैं, और आज वो तीखा हमला कर रहे हैं। जब उनको पता है कि आज यादव लैंड में वोटिंग होनी है, समाजवादियों के गढ़ में वोटिंग चल रही है, और ऐसा नहीं कि उनको खबर नहीं है। जहां जहां जिन जनपदों में हमने बताया है, एटा, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, कानपुर देहात, इन इलाकों में भारी वोटिंग हो रही है अगर इंडिविजुअल देखें। और मैं देख रहा था कि अलीगंज, एटा का एक इलाका है अलीगंज, यहां से कभी कल्याण सिंह चुनाव लड़ा करते थे अलीगंज से, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग 44% मुझे दिख रही है। तो ये खबर भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को है गरिमा, तो वो उसी अनुसार स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो आक्रमण करते हैं। अब हम काम जितना वो करते हैं उसका 10%, 15%, 20% करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सफलता वैसी मिले। अगर सफलता विपक्ष को मिलती है, भारी सफलता, तो ये जनता ने विपक्ष को तस्तरी में परोस कर दे दिया है। ये स्थिति होगी कि बिल्कुल परोस कर दे देंगे, क्योंकि दूसरा पहलू जहां मैंने आपको बताया कि बुल और बुलडोजर मुद्दा है, वहीं आप इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा सुबह से कि योगी आदित्यनाथ ने ठीक चुनाव से पहले यह कहा कि उन्हें छत्री होने पर गर्व है। उन्होंने इस बात को कहा कि उन्हें छत्री होने पर गर्व है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया। उन पर तमाम ठाकुरों की सरकार होने का आरोप आम आदमी पार्टी के लोग लगाते रहे, अखिलेश यादव के खुद लगाते रहे, उनके लोग लगाते रहे, ये ठाकुरों की सरकार है। योगी ने कभी उसको ऑन नहीं किया। लेकिन ठीक चुनाव से पहले, वोट पड़ने से ठीक पहले, एक बड़े अखबार को, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबार की सीनियर एडिटर को वो इंटरव्यू देते हैं और वो कहती हैं कि तमाम बातें कही जा रही हैं कि ठाकुरों की सरकार है और ठाकुर वो आप पर ये आरोप लगते हैं, आपको दुख नहीं होता? उन्होंने कहा बिल्कुल दुख नहीं होता, मुझे गर्व है छत्री होने पर, और सभी को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। और यही नहीं रुके हुए, उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई सारे जितने अवतार हैं, भगवान श्री राम से लेके ज्यादातर जो ईश्वर के अवतार हैं वो छत्री कुल में पैदा हुए हैं, वो और 4 कदम आगे बढ़ गए। तो जो अभी तक समाजवादियों को छत्रियों का वोट मिलता रहा है, 2012 में अच्छा खासा वोट मिला, और जब 2012 की सरकार बनी तो 11 मिनिस्टर छत्री थे और 13 मिनिस्टर यादव थे। तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में उनको विधायक मिले थे। करीब 70 के आसपास छत्री विधायक जीतकर आए थे समाजवादियों की सरकार में। बिल्कुल, उस वक्त अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में तारतम्य न टूटे, इसलिए चीजों को। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जो यूपी में अगर किसी ब्राह्मण नेता से आप पूछेंगे तो वो छत्रियों की आबादी 5%, 6% बताएगा, 6.25% बताएगा, और ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब बताएंगे वो। लेकिन अमूमन मेरा अपना मानना है कि ब्राह्मण और छत्री 19-20 एक आबादी के लोग हैं ये, और ब्राह्मण चबूतरे पे बैठ के चुनाव के नतीजे बदलता है, और छत्री अभी भी गांव में उनका असर है। पहले वो लाठी के बल पर करते थे, अब उनका असर कहा जाता है। और अब ये लाठी दूसरे वर्ग के लोग चलाने लगे हैं, जो जिससे अखिलेश यादव पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक छत्री 10-5 वोट डलवाता है, एक ब्राह्मण 5-7-10 लोगों को मोटिवेट करता है। तो इस बार मेरा अपना मानना है कि जो 5-6% ही मान लीजिए आप छत्रियों का वोट, वो योगी आदित्यनाथ के साथ इंटैक्ट है।
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, वो इंटैक्ट है, वो हिल नहीं रहा है। अभी हमारे सहयोगी चंद्रपाल सिंह सेंगर बता रहे थे, रीजनल हेड हैं हमारे जिस क्षेत्र में यादव लैंड है, वो उसके रीजनल हेड हैं हमारे के न्यूज़ के, वो बता रहे थे कि भाई छत्री घर की महिलाएं जो हैं, जैसे आप बुर्का नसीन पर्दा नसीन कहते हैं, अभी छत्रियों के घरों में अभी पर्दा है, लंबा घूंघट है, और वो अवॉइड करते हैं वोट डालने से जाने से। लेकिन इस बार घरों में हलचल है, वो जा रही वोट डालने, या इस समय निकल रही वो तेजी से। तो ये समीकरण है, मुद्दे बुल और बुलडोजर भी हैं, मुद्दा महंगाई भी है, और मुद्दा नौकरी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर आप योगी आदित्यनाथ के चेहरे को कहें तो लाख नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार कहें और तमाम बातें करें, लेकिन एकमात्र बीजेपी का जो इंजन है वो योगी आदित्यनाथ हैं। वो घसीट रहे हैं, हिंदुत्व का प्रबल चेहरा है, प्रचंड चेहरा है, संत हैं, और जो रही सही कसर थी उन्होंने ठाकुर होकर पूरी कर दी। बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश में समीकरणों को बहुत अलग ढंग से दुरुस्त किया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे आपकी सारी बातचीत सुनकर यही समझ में आ रहा है कि एक और जहां सबको सारे मुद्दों को किनारे कर दिया जाता है, लेकिन समीकरण जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति को अपने उसमें ले लेते हैं। चर्चा में वापस लौटेंगे, इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं चन्नी साहब? कितने बसे हैं? थैंक यू भैया। अरे भैया वोट डाल मतदान करने के बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए वो नजर आए हैं। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब की 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। 1 बजे तक के प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं। और अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो आपने सुना, और मीडिया से मुखातिब हो रहे थे वो। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मतदान करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एक और जहां पंजाब में आज महाभीषण रण देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी आज तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ प्रत्याशी भी दिखा रहे हैं जो अलग अलग सीटों पर एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आज बात की जाए तो 627 मतदाताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और ये फैसला होगा 10 मार्च को। वो फैसले की घड़ी होगी जब सारे फैसले सामने आ जाएंगे और तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की, जहां वोट डालने के बाद की तस्वीरें हैं। और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपने सुना भी चन्नी को, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वो नजर आया और कई बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही है। तो लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं आज के इस रण को लेकर, क्योंकि महाभीषण ये रण नजर आ रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की कुल 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान जारी है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ में प्रधान संपादक जी लगातार मौजूद हैं, दुर्गेन चौहान जी। दुर्गेन जी, अभी भी आपने बताया, एक बड़ा विश्लेषण आपने पूरा समझाया कि किस तरह से जो ठाकुर मतदाता है उनको भी अब साथ लेने की जो पूरी कोशिश है वो यहाँ पर सफल भी नजर आ रही है, न सिर्फ की गई बल्कि सफल होती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें चुनाव से ठीक पहले की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एक मुद्दा उठा था, ब्राह्मण मतदाता जो नाराज थे, जो ब्राह्मणों की नाराजगी थी वो योगी सरकार भुनाने में लगी हुई थी, उसको सही करने में लगी हुई थी, उसको ठीक भी किया गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों को मनाने के लिए कुछ कोशिशें की जाती हैं, ठीक उसी के बाद ओबीसी के जो कुछ वर्ग के नेता थे वो बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते, फिर ओबीसी नेताओं को, ओबीसी वर्ग को मनाने की कोशिश की जाती रही। क्या लगता है इस बार क्या सारे वर्ग, क्योंकि कुछ बड़े बड़े वर्ग बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो सारे वर्ग मना पाई है भारतीय जनता पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी उस किले को भेदने में सफल हो गई है? देखिए गरिमा, परसेप्शन जो ये जाति राजनीति नेता करते हैं ना, वो परसेप्शन बना के भौकाल टाइट करके अपना कुल शुद्ध भाषा में ये कहिए, और वो दलों में अपनी भागीदारी ज्यादा लेते हैं। भाई कुर्मी 3-4% है, स्वतंत्र देव समेत 1 दर्जन नेता बड़े पदों पर कुर्मियों के हैं। मौर्य 3% है, ढेरों नेता मौर्य है, तो क्या 3% वोट खाली केशव मौर्य को मिल जाएगा या स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल जाएगा? तो ये जो ओबीसी की जातियां हैं, ये छोटी छोटी जो अलग अलग तरीके से, चाहे मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, कुमार हो, इस तरीके के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो चूंकि अपनी सत्ता में भागीदारी, अचानक बीजेपी को जब ब्राह्मणों की नाराजगी की बात आई तो अचानक
ऐसा नहीं कि कोई ग्रास रूट लेवल का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हो गया, ब्राह्मण अभी भी इंटैक्ट है। जो कुछ ब्राह्मण ऐसा लगा कि एक परसेप्शन बनाया गया, ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण नेता थे उन नेताओं ने बनाया कि योगी ठाकुरवादी मुख्यमंत्री हैं, और उनकी अपनी राजनीतिक इच्छा थी, क्योंकि योगी ने उनको 5 साल घास नहीं डाली। शुद्ध भाषा में घास, आप समझ सकते हैं हम किस घास की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नेता दूसरे दलों से आए थे और घास चरने के आदी थे, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इनको लग रहा था कि भाई हम अपने 10-5 उल्टे सीधे काम करा के और ये दबाव बना लेंगे, मुख्यमंत्री पर दबाव बना लेंगे, ये उनके काम कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो उनका नेचर है, दुनिया जानती है कि भाई वो दबाव में आने वाले नेता है नहीं, वो बिल्कुल गलत काम कर ही नहीं सकते। वो साफ मना कर देते हैं कि भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक आवाज आई, ये किसी विपक्ष ने नहीं कहा, विपक्ष को तो बाद में मौका दिया बीजेपी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाज बाकायदे बिल्ड की गई कि भाई ब्राह्मण नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। ब्राह्मण, अब मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि हो सकता है योगी की कार्यशैली से नाराज हैं, या जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक आवाज निकाली गई कि वो ठाकुरों को ज्यादा तवज्जो है सरकार में। इन सब सारी चीजों को लेकर भले ही हो सकता है कि जो राजनीतिक ब्राह्मण है, थोड़ा सा जिसको कहीं सत्ता में कुछ मिलने की उम्मीद है, या कहीं कुछ कोई छोटी मोटी राजनीति करता है, वो नाराज हो सकता, मान सकते हैं हम। लेकिन जो आम ब्राह्मण है, जो गांव में बसता है, जो शहरों में पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पठन पाठन में लगा हुआ है, समाज के उत्थान में लगा हुआ है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई समाजवादी को वोट वो देगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी को एक बार वोट देकर वो सत्ता में ला चुके हैं। उसके बाद सतीश मिश्रा का खानदान से केवल 32 लोग मंत्री और लाल बत्ती पा गए, तो उसके बाद आम ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मण वो प्रयोग भी करके देख चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया ब्राह्मण। तो ये कहे ना, मैं 2-4-5% की बात, 10% की बात नहीं करता, लेकिन 90% ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। एक जो वर्ग क्षत्रियों का था, जो कहीं कमी ओबीसी के, जो आपने जिन नेताओं का जिक्र किया कि वो चले गए इन वक्त पर समाजवादी पार्टी के साथ गोलबंदी हुए, चाहे मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, इस तरह के जो बैकवर्ड कास्ट के नेता थे, ओबीसी नेता थे, अगर वो दूसरे दलों समाजवादी पार्टी गठबंधन में चले गए, जो 4-5% ऐसा लगा कि 4-5% वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकता है, उसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ ने क्षत्रिय वोटों से की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उसमें आग में घी का काम कर दिया अखिलेश यादव ने। भाई उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश क्षत्रिय नेता राजा भैया, राजा अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में जाते हैं, वो कहते हैं कौन राजा भैया, कौन राजा भैया, वो कहते ये कौन है, ये कौन है, पत्रकार सवाल करते हैं, अखिलेश कहते हैं ये कौन है जी भाई। तो ये जो परिस्थितियां बनी, इससे जैसे ब्राह्मण को कोई और नजर नहीं आ रहा, उसी तरह इस बार क्षत्रियों को लगा कि भाई जहां हमें जगह मिलती थी, समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय एक आकर्षित रहता था, क्योंकि क्षत्रियों को अच्छे खासे टिकट समाजवादी पार्टी देती थी, मंत्री भी बनाती थी, और मुलायम सिंह क्षत्रिय नेताओं का आदर भी करते थे। कुंवर रेवती रमन सिंह संस्थापक सदस्यों में रहे, भगवती सिंह संस्थापक सदस्यों में रहे समाजवादी पार्टी के, और 1 दर्जन नेताओं के नाम हम गिना देंगे, अरविंद सिंह गोप से लेके राजेंद्र सिंह राणा से लेके राकेश सिंह राणा तक, तमाम ऐसे नेता जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले क्षत्रिय नेता, उनको मुलायम सिंह यादव ने मंत्री भी बनाया और समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा में भी लेकर आए। लेकिन वो काम अखिलेश यादव नहीं कर पाए। वो इस पूरे चुनाव में देखने को गरिमा ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में ओबीसी प्रचंड ओबीसी की तरफ उनका रुझान था, और सिर्फ ऐसा लगा कि ये चुनाव सिर्फ ओबीसी के दम पर वो जीत सकते हैं। लेकिन जब एक दौर आया कि अखिलेश ने जो वो गोलबंदी की, तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि अगर ज्यादा ओबीसी के पीछे भागने के कारण कहीं ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया अगर ये छिटक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उनको डर, कांग्रेस पार्टी को क्यों पानी पी कर गरिया रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि हर विधानसभा में 1995 के बाद पहली बार 1995 तारीख ध्यान दीजिए, सन ध्यान दीजिए, 1995 के बाद पहली बार जो कांग्रेस पार्टी है वो 401 सीट पर लड़ रही है। 2 सीटें अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की छोड़ी है उन्होंने। पहली बार इतने वर्षों बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस झंडा डंडा और एजेंडा लेकर उतरी है कुल मिलाकर। तो ये अभी तक क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक था, वो मायावती की तरफ शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से।
अगड़ा और जो कुछ पिछड़ा और कुछ दलित वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस लूटी पिटी हो गई थी क्योंकि कांग्रेस 100, 125, 150 सीटों पर समझौते करती आ रही थी और चुनाव लड़ रही थी। इस बार 401 सीट पर लड़ने का नुकसान बीजेपी को नजर आ रहा था, अभी भी नजर आ रहा है कि अगर वो 401 सीट पर लड़ती तो हर जगह 10-10, 5-5 हजार, 15,000, 20,000 वोट काटेगी और कई ऐसे शहर हैं जहां वो ज्यादा काट रही है। तो उसको नुकसान बीजेपी को इसीलिए लग रहा है, इसलिए बार बार चाहे मायावती हो चाहे बीजेपी हो, सब कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी को देखें, जो आपके मूल सवाल पर आते हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं हम कि आपने कहा कि क्या उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली, क्या भरपाई उन्होंने कर ली? तो हाँ, लगभग वो एट पार पर आ गए हैं, एट पार पर आ गए हैं। अब स्विंग वोटों का मैं नहीं कह सकता, अगर इनको स्विंग मिलेगा बीजेपी को तो मुझे लगता सीटें इनके 250 के आसपास होंगी। स्विंग नहीं मिलेगा तो 205 से लेकर 215, 220 के आसपास ये कहीं ना कहीं आकर टिक सकते हैं। अब दारोमदार स्विंग पर है, फ्लोटिंग वोटर पर है। बिल्कुल, यानी जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वो काम उसने कर लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में हमेशा ही जो प्लान बी है वो तैयार रहता है। वो स्ट्रैटेजी के मामले में नो डाउट बहुत मजबूत नजर आते हैं और इसी को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आज बातचीत कर रहे हैं यूपी के रण को लेकर, जो कि महाभीषण नजर आ रहा है। आज तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी पर हम एक विश्लेषण लगातार कर रहे हैं। इन सारी सीटों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेन्द्र जी, अभी हमने बात की वोटरों को लेकर, जो कि एक वर्ग था, ठाकुर वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, इनको लेकर बातचीत की। आपने कहा कि बीजेपी जो है वो बड़ी दुरुस्त रहती है इन समीकरणों को साधने में, लेकिन एक और अहम बात है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा असर डाल रही है। चुनाव से ठीक पहले से ये फैक्टर जो है उठाया जाने लगा और वो था MY फैक्टर। एक और जहां MY समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम यादव फैक्टर कहलाता है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास भी एक MY है, वो है मोदी और योगी। अब किसका MY इस बार ज्यादा भारी बैठने वाला है, ये आपसे जानना चाहती हूँ। एक तीसरा भी MY है, वो कांग्रेस का है जी, वो जो महिला और यूथ है। बिल्कुल बिल्कुल, महिला और यूथ है, तो 3 MY हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें तो जो कांग्रेस का MY है उसको समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। हाँ, कांग्रेस सत्ता की दावेदार, मैं बहुत बेबाकी के साथ इस बात को कहूंगा कि कांग्रेस सत्ता की दावेदार यहां नहीं लग रही है, लेकिन उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमको आपको दिख नहीं रही है। वो जितना बीजेपी को डैमेज कर रही है उतना ही विपक्ष को का रास्ता और आसान होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझकर वो कोई उसको एक्सपॉइलर की भूमिका में लाया गया है। कांग्रेस पार्टी पहली बार अंगड़ाई लेकर खड़ी हुई है, जो कम से कम 25, 26, 28 साल से वो बाकायदे घुटनों के बल पड़ी हुई थी, घुटनों के बल थी, दूसरों के आगे याचक की भूमिका में थी। वो आज खुद चुनाव में खड़ी हुई है और कांग्रेस का लक्ष्य 2024 है, 2022 लेकर वो उतरी ही नहीं थी। लेकिन उसका पहला लक्ष्य है कि एन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई हो और फिर वो उसकी तैयारी है, आगे वो देखेंगे। तो एक MY कांग्रेस का है जो समाहित हो चुका है। 33% आरक्षण की बात घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कर दी है महिलाओं के लिए। एक M जो महिला की बात हो रही है, कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, उस M को समाजवादी पार्टी ने समाहित कर दिया। यूथ Y
उसको भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई यूथ के लिए तमाम योजनाओं की उन्होंने बात कर दी। अब मुस्लिम और यादव की बात हो रही, तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव इस एमवाई से बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। वो बच रहे हैं, इसको खुलकर वो इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही इस पिच पर हम आएंगे तो डंडा बाहर तय है। क्रिकेट की भाषा में आप स्टंप उड़ जाएगा उनका। तो इसलिए वो इस एमवाई को वो बिल्कुल पर्दे में ढक कर रख रहे हैं। वो भले ही उनका जो हो। आज हमने एक बहुत और महत्वपूर्ण बात जो आपने तीसरा एमवाई की बात की, मोदी और योगी की, उसका भी जवाब दे दूं कि निश्चित तौर पर मेरी बात तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को, पत्रकारों को, नेताओं को भले अच्छी ना लगे, मैं आज तीसरे चरण में बहुत जिम्मेदारी के साथ के न्यूज पर इस बात को कह रहा हूं कि मोदी और योगी की जो फैक्टर है, जो जोड़ी है, ये आज की डेट में भी अपराजय है, अपराजय है, अपराजय है। आज भी इसको आप कह सकते हैं कि ये जोड़ी आज भी सुपरहिट है। और जिस स्ट्रैटेजी के साथ में ये लोग कर रहे हैं, गांव में जाकर देखिए, विपक्ष सुनना नहीं चाहता वो बातें। अगर विपक्ष वो बातें सुन ले तो अपनी स्ट्रैटेजी ठीक कर लेगा वो। तो मोदी और योगी आज भी उतने ही प्रभावी हैं उत्तर प्रदेश में। केवल क्यों इसलिए प्रभावी हैं, अगर वो उसी मुद्दों पर लड़ते तो आज शायद उनको सुनने वाला कोई नहीं रहता या उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी। वो विकास के साथ साथ में प्रचंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो अभी योगी को मैं सुन रहा था, लखीमपुर खीरी में वो बोल रहे थे, गोला गोकरनाथ में, वहां वो कह रहे हैं कि शांति और सुहाग के लिए वोट दीजिए। आप देखिए मतलब उन्होंने जिस एम की बात हम प्रियंका गांधी वाले की हम कर रहे हैं, उस एम को टारगेट कर दिया कि शांति और सुहाग के लिए वोट दिए, अपना सुहाग बचाइए, शांति बचाइए। इस स्तर तक का आक्रमण वो कर रहे हैं। ये इतना भयानक आक्रमण। और इधर हरदोई में मोदी जी कह रहे हैं, इधर वोटिंग चल रही तीसरे चरण की धड़ाधड़, और वो कह रहे हैं कि भाई ये परिवारवादी हैं, ये सिर्फ अपने परिवार का कल्याण करेंगे, किसी जाति का कल्याण नहीं करेंगे। तो एक हिंदू को साध रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, और दूसरा ओबीसी वो कह रहा है कि ये भी तुम्हारे होने वाले नहीं है, ये बहुत होगा तो 2-4 यादवों के हो जाएंगे, तुम्हारे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो इस स्तर पर ये योगी और मोदी लड़ रहे हैं। बाकी नेताओं को, मैं बीजेपी के नेताओं को मैं फिलर मानता हूं। मैं फिलर मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो फिलर हैं। केवल 2 ही ये स्टार कैंपेनर हैं, और 2 ही ये जो बीजेपी की गाड़ी है सत्ता की तरफ ले जाने वाली, ये 2 नेता खींच रहे हैं। बाकी सिर्फ जो बाकी नेता हैं फिलर हैं। अंडर के रूप में, अंडर करंट के रूप में अगर यूपी के कुछ जिलों में, पूर्वांचल में देखें तो केशव प्रसाद मौर्य वहां प्रभावी हैं, कुछ जिलों में दूसरे नेता प्रभावी हैं। लेकिन होल अगर केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में उनका इंपैक्ट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योगी और मोदी का पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त इंपैक्ट है। बिल्कुल, यानी ये वो फैक्टर है जो बड़ा असर डालता है। और आपने कहा कि अभी 3 बार आपने कह दिया जिस तरह से कि अपराजय है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि आखिर तस्वीर किस तरह की होती है और राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में। तो आज उत्तर प्रदेश की 16 जिलों पर 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जो एक बड़ा असर डालने वाली है, यानी यूपी का रण महाभीषण नजर आ रहा है। और फिलहाल मेरे साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।